हेलो एवरीवन, क्लासिक्स अड्डा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीक में कोई भी कहानी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रही थी और थोड़ा सा बीमार थी। लेकिन अब से इस चैनल पर प्रॉपर कहानियाँ अपलोड होंगी। तो मैं आप लोगों के साथ फिर से हूँ एक बार एक नई कहानी के साथ। और इस बार मैंने कहानी चुनी है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। इस बार क्लासिक्स अड्डा के क्लासिक राइटर में मैंने चुना है बंगाल के और भारत के बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, हर कोई उन्हें जानता है, चाहे वो कहानियाँ पढ़ता हो, लिटरेचर पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम है जिसे भारत में रहने वाला और भारत के बाहर भी हर कोई जानता है। वो बंगाल के तो प्रसिद्ध सितारे हैं ही, साथ ही वो भारत के इतिहास में, भारतीय लिटरेचर में भी एक अभूतपूर्व योगदान के साथ आते हैं। तो इस बार मैंने उनकी कहानी को चुना है। वो कहानी है काबुली वाला। आई एम श्योर आप सबने ये कहानी पढ़ी या सुनी होगी, या जिन्होंने नहीं पढ़ी या सुनी है उनके लिए मैं बता दूं, ये कहानी बहुत ही प्यारी है। और अगर आपने पढ़ी है या सुनी है तो एक बार फिर से पढ़ के आपको ज़रूर, आपके मन में बचपन की यादें ज़रूर गुदगुदी कर जाएंगी। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं कहानी को। आप लोग मुझे बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सो नहीं पाती है, उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है, किंतु मुझसे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे अधिक देर तक सहा ही नहीं जाता। और यही कारण है कि मेरे साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक ही उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 70वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बापूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था। वह कुछ जानता ही नहीं है ना बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था कि आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक किया करता है ना, दिन रात बकता रहता है बाबूजी भोला। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देखकर चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी। बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साली। और फिर बोला, मिनी तू जा, भोला के साथ खेल, मुझे भी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पार्श्व में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदी गृह के ऊंचे झरोखे से नीचे कलकल करती हुई सरिता में कूदने ही जा रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुल वाला, ओ काबुल वाला। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर चला जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए यह बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना आरंभ किया। मैंने सोचा अभी झोली कंधे पर डाले सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 77वां अध्याय भी आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो ही काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, तो ही मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा वो कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उसकी मैली कुचैली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जागती बच्चियां निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है, फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। खुद रहमत यानी काबुल वाले, रूस, अंग्रेज, सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर उसने जाते हुए अपनी मिली जुली भाषा में पूछा,
बाबूजी, आपका बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी निकालकर उसे देना चाहा और उसने नहीं लिया और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गए। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। इस घटना के कुछ दिन बाद एक सवेरे में किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखता हूँ तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में भी व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में अपने बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिरौक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना, कहकर कुर्ते की जेब से एक अठन्नी निकालकर उसे दे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफ़ेद चमकीला गोलाकार पदार्थ यानी कि वो अठन्नी हाथ में लिए डांट डपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने ये अठन्नी कहाँ से पाई, बता। मिनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बताना जरा। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने अपने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की दूसरी ही भेंट थी, सो बात नहीं। इस दौरान मैं रोज आता रहा और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर उसने बहुत बड़ा अधिकार कर लिया। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत यानी काबुल वाले को देखते ही हंसती हुई पूछती, काबुल वाला, ओ काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है। काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्रबिंदु जोड़कर मुस्कुराता हुआ उत्तर देता, हाँ बिटिया। उसके परिहास का रहस्य क्या है यह तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता और जाड़े के प्रभात में एक शयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना, अच्छा। हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती हैं, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के होने के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध ही था। तो वह उल्टे ही रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके ही खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इस समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कूच किया करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कहीं भी नहीं गया, शायद इसलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घूमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चिर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड मेरे लिए सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आते ही मेरा मन वहाँ की उड़ानें भरने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बीहड़ वन के बीच में कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन यात्रा की बात कल्पना में जाग उठती। इधर देखो तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसे अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में ही जी कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खिंच जाता। दोनों ओर ऊबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊँटों की कतारें जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे साफे बांधे हुए सौदागर और कुछ यात्री ऊँट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही चले जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के ज़माने की पुरानी बंदूक थामे हुए। बादलों की भयानक गर्जन के साथ स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं।
मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में है दुनिया इस छोर से इस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर ना हुआ। यहाँ तक कि रहमत काबुली की ओर से भी पूरी तरह निश्चिंत ना थी। उस पर विशेष नज़र रखने के लिए मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण से ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को उठा ले जाना असंभव है क्या? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता कि उसकी बात नितांत असंभव तो नहीं हो सकती, पर भरोसे के काबिल भी नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया। इसलिए केवल बिना किसी दोस्त के रहमत को अपने घर में आने से मैं मना तो नहीं कर सकता था। हर वर्ष माघ के मास में रहमत अपने देश को लौट जाता है। इस समय अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उसे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है। फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता तो उस दिन देखता हूँ शाम में हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में एक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी ओ काबुल वाला पुकारती हुई हंसती हंसती दौड़ी आती है तो दो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चलने लगता और तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे मैं अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ अपनी नई पुस्तक के प्रूफ देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे जाड़े पाले में खिड़की में सवेरे की धूप मेज के पैरों के पास आ रही है। उसकी गर्मी मुझे अच्छी प्रतीत होती थी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सर से मफलर लपेटे ऊषा चरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखता हूँ कि अपने रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग हैं और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया और पूछा, क्या बात है? कुछ सिपाही से और कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी बात पर दोनों में बात बढ़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर उसे घोंप दिया। दोस्तों, ये था कहानी काबुली वाले का पहला भाग। जल्दी ही मैं आपके साथ इसके दूसरे और आखिरी भाग के साथ मिलूंगी। तब तक इस कहानी को सुनिए और अपने कमेंट दीजिए और बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू।